तो देखो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें जो सबसे पहला यूनिट यहाँ डिस्कस करेंगे ये है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ओके, तो देखो बच्चों, ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो चाहे फंक्शनल कंपाउंड्स हों, तो उनमें जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस में क्या क्या नियम लगते हैं, ठीक है, क्या क्या सिद्धांत लगते हैं, उन सबको हम इस यूनिट में अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आने वाली आगे की जो यूनिट्स हैं और उनमें जो मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, उनको आसानी से हम समझ सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम कार्बनिक रसायन की बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है कार्बनिक रसायन एवं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, कार्बनिक रसायन मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है। समझ गए ना, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया गया है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया गया है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ओके, तथा ऐसे यौगिक जो जीवित तंत्रों से प्राप्त होते हैं तथा कार्बन मुख्य घटक तत्व होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक बच्चों जो कि जीवित तंत्रों जैसे पेड़ों से है, जंतुओं से है ना, प्राप्त होते हैं मेनली, और इनमें कार्बन ही एक मुख्य घटक होता है। बाकी तो उसमें हाइड्रोजन भी होंगे, हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकते हैं, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, लेकिन कार्बन मुख्य घटक होगा। तो ऐसे यौगिकों को बोला गया है कार्बनिक यौगिक। जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, शर्कराएं हो गई, प्रोटीन, ठीक है, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, ये सब पौधों में मिलते हैं। प्रोटीन्स पौधों में भी होते हैं, जंतुओं में भी होते हैं, एंजाइम्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, हाइड्रोकार्बन और भी बहुत सारे फंक्शनल कंपाउंड्स हैं जो सबसे पहले जीवित तंत्रों से प्राप्त होते हैं, हुए थे। अब तो खैर इनको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान है कार्बनिक यौगिकों की कि इनमें कार्बन एक मुख्य घटक तत्व के रूप में होता है। ओके, अब हम यहाँ एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर क्या है। तो देखो, कार्बनिक यौगिक मतलब जीवित तंत्रों से प्राप्त होते हैं और मुख्यतः वाष्पशील होते हैं, और ये जो है अवाष्पशील होते हैं बच्चों, मुख्यतः। मतलब ऐसा नहीं कि सभी अवाष्पशील है। तो जीवित तंत्रों से प्राप्त होते हैं। हालांकि अब कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम विधियों से भी बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जीवित तंत्रों से ही प्राप्त हुए हैं। और अकार्बनिक यौगिक देखो बच्चों, अजीवित तंत्रों, खानों से, है ना, किसी भी स्रोत से, समुद्री जल से, तो ये मिलते हैं और ज्यादातर अवाष्पशील हैं, कुछ वाष्पशील भी है। मुख्य घटक जो है तत्व, मुख्य घटक तत्व कार्बन होता है, ठीक है, कि इनमें जो मुख्य घटक तत्व है वो क्या होगा बच्चों, कार्बन। कार्बन तो होगा ही, इतना तो फिक्स है। इसके अलावा हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन आदि इनके साथ बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व होते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर है जिनमें कार्बन भी है और इनऑर्गेनिक है, लेकिन 99% आप अकार्बनिक यौगिक में सीधा कार्बन ना देखे अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, तो वो अकार्बनिक की कैटेगरी में ही आएगा। तीसरा है सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। आप देखोगे ज्यादातर कार्बनिक यौगिक आणविक रूप में मिलते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, ज्यादातर द्रव हैं या गैस हैं, और अगर ठोस भी है तो वो मोम के जैसे ठोस होते हैं और जल में अम्लीय होते हैं, जबकि ये आयनिक है तथा जल में पूर्ण विलेय है। समझ गए ना, जैसे लवण हो गए, एसिड हो गए, बेस हो गए, बहुत सारे हैं जो जल में घुलते हैं, आयनिक है।
ज्वलनशील होते हैं कार्बनिक यौगिक को, जरा सी हीट मिल जाए, आग मिल जाए, जलने लगेंगे। आप देख लो, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, तेल है ना, घी है, जरा सा अगर इन्हें आग मिल जाए तो तुरंत जलने लगेंगे। जबकि अकार्बनिक यौगिक नॉर्मली ज्वलनशील होते हैं। नमक है, रेत है, पत्थर है, आप इन्हें जला के देख लो, नहीं जलेंगे। लवण है, ठीक है, ये समअवयवता दर्शाते हैं। इनमें समअवयवता का गुण नहीं पाया जाता। एक जगह जरूर आप देखोगे अकार्बनिक यौगिकों में समअवयवता, उपसह संयोजी यौगिक। बाकी नॉर्मली किसी भी अकार्बनिक यौगिक में सहसंयोजकता या समअवयवता नहीं मिलती। जबकि कार्बनिक यौगिकों में आप पढ़ोगे संरचनात्मक समअवयवता, त्रिविम समअवयवता, मतलब एक ही अणुसूत्र लेकिन अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। इन्हें अलग अलग सजातीय श्रेणियों में बांटा गया है। आप देखोगे सजातीय श्रेणी मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह होगा जिनमें समान क्रियात्मक समूह और समान कार्बन ढांचा दिखाई देगा, लेकिन इनमें इस तरह की कोई श्रेणियां नहीं है। कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में, लगभग 6 मिलियन, जो कि 60 लाख से भी ऊपर हो गए, और इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 13,000 ही है आज तक। ऊष्मीय रूप से कम स्थायी है किंतु रासायनिक रूप से अधिक स्थायी है। मतलब जरा सी ऊष्मा दे दी जाए तो ये विघटित हो सकते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से कम क्रियाशील, मतलब ज्यादातर ये रासायनिक क्रियाएं नहीं करते क्योंकि इनमें अणु है और अणुओं में परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, मूलक स्वतंत्र नहीं होते। ये ऊष्मीय रूप से ज्यादा स्थायी है, मतलब लवण को आप कितना भी गर्म कर लो विघटित नहीं होगा, लेकिन रासायनिक रूप से कम स्थायी है, अधिक क्रियाशील होते हैं। आप देखोगे एसिड है, बेस है, नमक है, किसी सरफेस पर रख दो धीरे धीरे क्रिया करना शुरू कर देगा। पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन लगा दो आप सतह पर, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बच्चों कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में। हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे जिनमें कार्बन होते हुए भी वो अकार्बनिक की श्रेणी में रखा गया है, तो वो फिर हम अलग से देखेंगे। मेन तो ये डिफरेंस होते हैं। तो यहां तक बात समझिए कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब अगला आता है कार्बनिक यौगिकों का जैविक सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत। यहां पर बल और लगा दूं, जैविक बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, ये है, या इसी को बोलते हैं वार्जीलियस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वार्जीलियस थ्योरी। तो देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट था वार्जीलियस, जिसने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनके निर्माण में जैविक बल की आवश्यकता होती है जो केवल जीवित तंत्र में ही पाया जाता है। मतलब इसने ये कहा है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय जब कार्बनिक यौगिक जो खोजे गए थे बच्चों को केवल जीवित तंत्रों से मिले थे, और ऐसा लगता था कि इनका निर्माण केवल जीवित तंत्रों में ही हो सकता है, हम इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये जीवों में मिले और इतना आसान नहीं था इनका सिंथेसिस, इनको कृत्रिम रूप से बनाना। तो उस समय इसने ये सिद्धांत दे दिया था, मतलब जैसे कोई इंसान है तो इंसान अपना जैसा इंसान लैब में तो नहीं बना सकता ना। क्यों? क्योंकि इंसान के निर्माण में आत्मा की जरूरत है, शरीर में एक एक चीज की जरूरत है, और ये केवल जीवित तंत्र में हो सकता है, मशीनों से कोई आत्मा नहीं निकाली जा सकती। तो उस समय उसने ये अनुभव किया कि कार्बनिक यौगिक भी एक प्रकार के, क्योंकि जिनमें जीव है वो सब कार्बनिक यौगिकों से बने। इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिक कोई ना कोई जैविक बल काम कर रहा है, और वो जैविक बल कहीं लैब में नहीं हो सकता, इसलिए इसने ये सिद्धांत दिया। बाद में एक साइंटिस्ट था बोहलर, बोहलर संश्लेषण आया इसमें, बोहलर साइंटिस्ट था, उसने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिया। यूरिया यूरिन में होती है और ये कार्बनिक यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2। तो बोहलर एक्चुअली वो यूरिया नहीं बना रहा था बल्कि कोई सॉल्ट बना रहा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से, और अमोनियम साइनेट बनाया और उसने देखा उसी प्रायोगिक कंडीशन में, उसी प्रायोगिक अवस्था में अमोनियम साइनेट जो है वो यूरिया में बदल गया। तो ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो लैब में बनाया गया था, और इस तरह से बोहलर संश्लेषण होते ही जो है बोहलर से बर्जीलियस कॉन्सेप्ट टोटली खत्म हो गया।
मतलब इस यौगिक का बनना, जो जैविक सिद्धांत था ये, वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और इसके बाद बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए गए प्रयोगशाला में, जैसे एस्टिक एसिड कोलवे ने बनाया, इथाइल अल्कोहल हेनेल ने बनाया, CH4 वार्थलेट ने बनाया। और अब तो लगभग 99% बच्चों कार्बनिक यौगिक जो हैं लैब में ही बनते हैं। आज बड़े बड़े मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, कैप्सूल्स हैं, तो विटामिन हैं, ये सब लैब में ही तैयार किए जा रहे हैं। यहां तक कि ब्लड जैसा का भी संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल का भी संश्लेषण होता है। तो इस तरह से ये था। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। तो गार्जिलियस सिद्धांत क्या था, पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसने लैब में बनाया गया। अब आगे आते हैं कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या होने का कारण क्या है। ठीक है, कि जो कार्बनिक यौगिक है लगभग 6 मिलियन मिल चुके हैं और अभी से भी कहीं ज्यादा डिस्कवर्ड होंगे। हमारी बॉडी में ही कितने कार्बनिक यौगिक हैं, कितने प्रकार के, अभी ये 100% नहीं खोजा जा सकता। जबकि अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जाओगे तो देखोगे 12-13 हजार ही अधिकतम। तो अब आता है कि इतने ज्यादा यौगिकों की संख्या क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो, पहला है श्रृंखलन। मेन तो सबसे जो मेन फैक्टर है कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक संख्या का, वो है श्रृंखलन, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक ही तत्व के परमाणु परस्पर जब मिलकर एक लंबी कार्बन श्रृंखला बना लेते हैं, चाहे वो सैचुरेट हो या अनसैचुरेट हो, मींस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, तो इस प्रोसेस को, इस गुण को श्रृंखलन बोला गया है। कार्बनिक जो कार्बन है, कार्बन में श्रृंखलन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो लगभग 600-800 तक के एटम की चेन बना लेता है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, जिससे दो परमाणु के बीच में कोई रिपल्सन नहीं लगता। और दूसरा है कि जो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इंटरमीडिएट है, जो कि सहसंयोजी बंध बनाने के लिए पर्याप्त है। और तीसरा है कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने, लगभग 350 किलो जूल पर मोल के आसपास की है। तो ये सारे गुण मिलकर इसको श्रृंखलन के लिए प्रेरित करते हैं और यही कारण है कि कार्बन में एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण आता है। और इसी गुण के कारण जो कार्बन है वो संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है, जिनके अणु भार बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है। बड़े बड़े प्रोटीन है ना। तो आप ऐसे इनमें हाइड्रोकार्बन्स में देख लो तो कार्बन में सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है श्रृंखलन, और इसी गुण के कारण ही कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टी देखो, बहुबंध बनाने की क्षमता। कार्बन परमाणु स्वयं के साथ या अन्य तत्वों में जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके साथ एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध निर्मित कर सकता है और इससे बहुत से असंतृप्त यौगिक बन जाते हैं। तो कार्बन में नेक्स्ट यही प्रॉपर्टी है कि संतृप्त यौगिक भी बनाता है, असंतृप्त भी बनाता है। मींस कार्बन अपने साथ या दूसरे परमाणुओं के साथ एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता जाता है। तीसरा कारण है समवयवता का गुण। कार्बनिक यौगिक में आप देखोगे संगठन एक ही होता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों का एक ग्रुप, समूह, जिनका संगठन एक सा होगा। मींस जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब जितने भी तत्व हैं बिल्कुल बराबर परसेंटेज में मिलते हैं, लेकिन गुणों में अंतर आता है। तो ऐसे यौगिकों को समवयवी बोला गया है और इस गुण को बोला गया है समवयवता। कार्बनिक यौगिक में संरचनात्मक समवयवता, त्रिविध समवयवता, बहुत सारी समवयवताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण एक ही संगठन में अलग अलग सूत्र हो जाते हैं, अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। और आगे हम इस यूनिट को भी पढ़ेंगे, संरचनात्मक समवयवता, त्रिविध समवयवता आएगी हमें। तो ये भी संख्या बढ़ाती है कार्बनिक यौगिकों की। अब जैसे अल्कोहल का जो अणुसूत्र है वही ईथर का है, तो अल्कोहल और ईथर में समान परमाणु, बस व्यवस्था थोड़ी बदल गई। और चौथा कारण है मध्यवर्ती विद्युत ऋणात्मकता। देखो, कार्बन की जो ऋण विद्युता है वो है 2.5, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम 4 होती है, मिनिमम 1 से या और नीचे 0.7 तक जाती है। तो यहाँ 2.5 है, जो कि ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3, नाइट्रोजन 3, सल्फर 2.45, फास्फोरस 2.1,
इनकी आसपास की, और जिसके कारण ही ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस कार्बन के साथ आसानी से सहसंयोजी यौगिक बना लेते हैं। और ये भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ाने का मुख्य गुण है। तो इस तरह से ये 4 कारण हैं जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या को बताते हैं कि क्यों इतने अधिक बनते हैं। इस तरह की यूनिक प्रॉपर्टी पूरी आवर्त सारणी में किसी तत्व में नहीं है बच्चों, जिसके कारण ही उनके ज्यादा यौगिक नहीं बनते। कार्बन के बाद कुछ सिलिकॉन के लिखेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि कार्बन ग्रुप ही है जिसमें इस तरह की गुण है। तो ये थे कुछ कारण जिनसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक दिखाई देती है। फिर आता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। हालांकि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कोई एक सीमा में लिमिट नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी हम अपने 11th लेवल पर या हमें जो अपने नीट लेवल पर पढ़ना है उसके लिए इतना वर्गीकरण सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ओपन चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, खुली श्रृंखला यौगिक, और एक होते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, बंद श्रृंखला यौगिक, है ना। मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है बच्चों, खुली श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। पहले हम खुली श्रृंखला यौगिक में आ जाए तो आप इनमें 2 प्रकार के यौगिक लिखोगे, एक तो हाइड्रोकार्बन और एक है क्रियात्मक यौगिक। हाइड्रोकार्बन वो है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा केवल, तीसरा कोई तत्व नहीं होगा, और इनमें एक संतृप्त मतलब एल्केन आएंगे और एक असंतृप्त जिनमें एल्केन और एल्काइन आते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो ये है एल्काइन, इनकी डिटेल हमें यूनिट में पढ़नी है, ये है क्या और कैसे बनते हैं। मतलब इनमें देखोगे कि कार्बन की लंबी चेन होती है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध दिखेगा, ये संतृप्त कहलाते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो वो असंतृप्त कहलाते हैं। दूसरे होंगे क्रियात्मक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, इस तरह के तत्व आपको, मेटल्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। तो वो है क्रियात्मक जिनमें अल्कोहल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे आएंगे, तो हम उनको वहां पर देखेंगे, ठीक है। दूसरे हैं बंद श्रृंखला की, अगर हम देखें तो 2 प्रकार के लिखते हैं, कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब केवल कार्बन परमाणु वलय में होंगे, और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक जिनमें आपको कार्बन में जो वलय है उसमें कार्बन के अलावा और भी अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कार्बन में फिर 2 आते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कार्बन चेन तो है लेकिन वो संतृप्त या पार्शियल हो सकती है, संतृप्त मतलब मेनली संतृप्त होती है, जैसे साइक्लो एल्केन्स है, साइक्लो एल्कीन्स है। और एक आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप देखोगे, समझिए बच्चों, तो इनमें एक वलय तो होगी लेकिन इनमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, और ये लगातार वलय के जो पाई क्लाउड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार तेजी से घूमते रहते हैं, तो वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखेंगे, हकल का नियम आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, तो वो एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बनाना, जैसे बेंजोइड जिनमें बेंजीन दिखाई देगी, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन, इस तरह की, और नॉन बेंजोइड है जो एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन जैसे नहीं है, इस तरह के, है ना। या साइक्लो, ये है एक प्रोपाइलियम कैटाइन, तो ये भी एक एरोमेटिक नॉन बेंजोइड है। और हेट्रोसाइक्लिक में भी इसी तरह से एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आते हैं बच्चों। एलिसाइक्लिक संतृप्त होंगे लेकिन विषम परमाणु दिखेगा, जैसे पाइपेरिडीन है या ऑक्सीरेन होते हैं, इसी तरह से एक ये ऑक्सीरेन है ना, एजाइन होते हैं, इस तरह से ये एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक भी मिलेंगे आपको ये, ठीक है। एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी होगी लेकिन एक विषम परमाणु दिखता है, जैसे पिरिडीन लिख रहा है, ये है पायरोल, ठीक इसी तरह से एक होता है फ्यूरेन, एक होता है थायोफीन, फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, थायोफीन में सल्फर है, और भी बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो इस तरह से
एक जनरल वे में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो दो ग्रुप में बटे हैं, एक हो गए साइक्लिक और एक हो गए ओपन चेन। साइक्लिक के भी आपने टाइप देख लिए, ओपन चेन के, ठीक है। बाकी हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, एक एक चीज को डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। एक लास्ट और बता दूं मैं, सजातीय श्रेणी, और फिर हम अगला टॉपिक नेक्स्ट में लेंगे। अब हम आ जाते हैं सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। तो देखो बच्चों, कार्बनिक यौगिक इतने ज्यादा हैं कि उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है, और ये जो श्रेणियां बनाई गई हैं कार्बनिक यौगिकों की, उनकी एक विशिष्ट गुण में समानता के आधार पर, और इसी गुणों की समानता के आधार पर विभिन्न यौगिकों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिन्हें बोला गया है सजातीय श्रेणी। तो संरचनात्मक समानता वाले कार्बनिक यौगिक जिनके गुणों में समानता होती है, मतलब है कि समान संरचना वाले, जैसे में एक से फंक्शनल ग्रुप, एक सा कार्बन स्केलेटन, तो इसका मतलब संरचनात्मक समानता का मतलब है कि उनके क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए, उनका कार्बन स्केलेटन समान होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक और इनके गुणों में समानता दिखती है, तो ऐसे यौगिकों की जो समूह है उसे बोला गया है सजातीय श्रेणी। इनको बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है, तो प्राप्त श्रेणी को ही बोल दिया गया है सजातीय श्रेणी। जैसे एल्केन श्रेणी, तो सारे मेंबर में एक फॉर्मूला जनरल लिखेगा CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना, अमाइंस, ये सब क्या है बच्चों, हेलो एल्केन सजातीय श्रेणी। मतलब क्रियात्मक यौगिकों, समान क्रियात्मक यौगिकों युक्त ठीक है, यौगिकों का समान क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का जो एक ग्रुप है उसे बोला गया है सजातीय श्रेणी। अब सजातीय श्रेणी में जो विशेषता है वो फॉलो होनी चाहिए। देखो, पहला है कि श्रेणी का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से CH2 समूह या अणुभार 14 का अंतर रखता है। इसमें निम्नतर सजात CH2, निम्न सजात में एक CH2 कम तथा उच्च सजात में एक CH2 अधिक होता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल, तो एक CH2 बढ़ा दिया तो मिथाइल का हायर जो सजात हो गया, उच्च सजात, वो हो गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का उच्च सजात क्या हो गया बच्चों, प्रोपाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के दोनों तरफ निम्न सजात इथाइल अल्कोहल का हुआ क्या, मेथिल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का उच्च सजात क्या हुआ, प्रोपाइल अल्कोहल। तो इन तीनों में देखो आप फंक्शनल ग्रुप समान है, कार्बन स्केलेटन भी समान है, एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, बस CH2 बढ़ता जा रहा है ना। दूसरा है श्रेणी का अपना एक सामान्य अणुसूत्र होता है। जैसे अल्कोहल है तो CnH2n+2O है, एल्केन होता है तो CnH2n+2 है, एल्कीन है तो CnH2n है, एल्काइन है तो CnH2n-2 है। तो आप देखोगे सभी जो सजातीय श्रेणियां हैं इनका अपना एक सामान्य अणुसूत्र होगा, उसको समस्त श्रेणी के सजात फॉलो करते हैं। श्रेणी के सदस्यों में समान कार्बन ढांचा तथा क्रियात्मक समूह दिखता है, मतलब श्रेणी के सदस्यों में कार्बन ढांचा समान कार्बन ढांचा होता है तथा क्रियात्मक समूह नहीं बदलता। जैसे देखो, ये है फिनॉल, ठीक है, तो यहां पर फिनॉल में अगर आप देखें, और एक मैं ऐसे लिख दूं नॉर्मल फिनॉल, ठीक है, तो यहां देखोगे कि दोनों में रिंग में OH जुड़ा है, तो ये और ये सजात है बच्चों। क्यों सजात है, क्योंकि अगर हम एक CH2 यहां बढ़ा दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये यौगिक और ये यौगिक में कोई, या फिनॉल है और ये यौगिक है, कि अगर आप इन दोनों को देखो तो एक CH2 ही तो बढ़ा है ना, नहीं, लेकिन आप फिनॉल को और इस बेंजाइल अल्कोहल को सजात नहीं है, मतलब ये दोनों सजात नहीं है, सजात नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों बताओ, कि अगर मैं कहूं कि यहां पर, और इसको इस तरह से समझ लें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, मतलब मैं यहां पर फिनॉल लिख दूं ऐसे, ठीक है, ये लिखा है, आपने इसमें एक CH2 बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बन गया, एक CH2 बढ़ा दिया तो ये बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या फिनॉल, ये है फिनॉल और ये है बेंजील अल्कोहल, ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये वाला, ये जैसे पहला ले लूं मैं इसको, दूसरा ये है तीसरा और ये है चौथा, ठीक है, तो ये जो दोनों है ये सजात नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है बताओ,
भले CH2 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें ये OH रिंग से जुड़ा है, इसमें OH बाहर है। ये अल्कोहल की श्रेणी में आता है बच्चों, ये फिनॉल की श्रेणी में, ये फिनॉल है। तो भले इनमें CH2, तो जरूरी नहीं है कि CH2 का डिफरेंस है तो सजात हो जाए। सजात है तो क्रियात्मक समूह का गुण नहीं बदलना चाहिए, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर नहीं बदलना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरा और चौथा सजात है, लेकिन दूसरा और तीसरा सजात नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा हम कहेंगे सजात है, क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह समान है, कार्बन का स्केलेटन रिंग का रिंग बनी हुई है, तो ये सजात है। तो श्रेणी में इस तरह से पहचानना। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुणों में समानता होती है और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि इनमें समान क्रियात्मक समूह है तो रासायनिक गुणों में समानता तो दिखेगी ही बच्चों। सजातीय श्रेणी के सदस्यों का निर्माण एक सामान्य विधि से किया जा सकता है। आप देखोगे कि एल्कोहल्स बनाने हैं, एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, तो हम किसी एक रिएक्शन से भी बना सकते हैं। हेलो एल्केन्स बनाना तो एक विधि से बना सकते हैं, एल्केन बनाना है तो एक विधि से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये है सजातीय श्रेणी की विशेषता। कुछ प्रमुख सजातीय श्रेणियां जैसे अल्कोहल हम पढ़ेंगे CnH2n+2 एंड O, एल्डिहाइड कीटोन CnH2nO, कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+O2, ठीक है, और अमाइंस है CnH2n+3, फिर N आएगा। एल्केन्स हो गए CnH2n+2, ठीक है, एल्कीन्स हो गए CnH2n, एल्काइंस हो गए। तो ऐसे हर एक जो आप फंक्शनल कंपाउंड की श्रेणी पढ़ोगे उनका अपना एक सामान्य अणुसूत्र होता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई अच्छी तरह से। अगला जो हम लेंगे इसमें, ठीक है, टॉपिक, उसमें हम कार्बनिक यौगिकों से जुड़े और भी सिद्धांत पढ़ेंगे। तो यहां तक आज का हमारा मैटर क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।